माँ के लिए किया सब कुछ कुर्बान। मेरा नाम रमेश है। आज सुबह खाने के समय मम्मी के प्लेट में मौजूद थोड़ी सी सब्जी भी खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके हाथ में अभी भी एक रोटी बची हुई थी। वह इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई उनकी बात कहे बगैर ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से कोई सब्जी ले। थोड़ी देर के बाद मम्मी हिम्मत जमा करके बोली थी, नेहा थोड़ी सी सब्जी तो दे दो। मम्मी की बात सुनकर भाभी थोड़ी कठोर आवाज़ में कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर समय बढ़ता रहता है और आपको 2 बार सब्जी चाहिए, जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद की नज़र से देखा कि शायद वही मुंह से कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुके थे जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही ना हो। मम्मी हाथ पोंछ कर उठने लगी तो मैं बोला, भाभी, जब मम्मी सारा दिन घर के काम करती है तब आपको उनकी तबीयत खराबी का एहसास क्यों नहीं होता? मम्मी भूखी रह जाएंगे तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी, आप उनको सब्जी दे दे। भाभी कहने लगे, तुम ज़्यादा माँ के सगे मत बनो, इस घर में जो कुछ हो रहा है वह मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई कितनी मेहनत करता है उसका तो तुम्हें एहसास करना ही नहीं। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो, पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की ये बातें बहुत बुरी लगी थी, मगर मैं खामोश ही रहा था। मम्मी की भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर उनके सामने रख दी थी। मैं बोला, मम्मी आप ये खा ले। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया। उसने मैं कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो फिर तुमने मेरी हुक्म से आगे क्यों गए? मेरी आंखों में आंसू आ गया था। मैं बोला, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। यह बात सुनकर भाभी ने और भी तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, ये देखो रोहन, रमेश की बातें सुनो, यह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे घूर कर देखा था। कहने लगे, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। मैं बोला, भाई, जब तक भाभी मम्मी के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरू के गुलाम हो गए हो। आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल नहीं है। भाई उठकर खड़े हो गए थे और कहने लगा, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारे लिए बेहतर इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई, सच भी यही है कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बात से भाई ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा था, मुझे इस सब की उम्मीद नहीं थी। मम्मी कहने लगी, मोहित, तुम्हें क्या हो गया है? तुम राहुल को यूं घर से नहीं निकाल सकते। यह घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है। इस घर में भाई कहने लगे, मम्मी, आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके साथ ही चली जाए। मैं घर में यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मम्मी को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं तो कहीं पर भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं मम्मी को कहाँ पर रखता? मैं बहुत घबरा गया था। मैं बोला, मम्मी, आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं पर रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, ठीक है ना, बड़े को मेरी ज़रूरत है ना तुम्हें। मेरी परवाह है, इससे अच्छी तो मैं मर ही जाती हूँ। मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे दूध कह रहे हो, तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं बोला, मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे जान नहीं छुड़ा रहा। मैं तो यह परेशान हूँ कि मैं आपको कहाँ रखूँगा। मेरे पास खुद रहने के लिए कोई जगह नहीं है और आपको यूँ परेशान होते मैं नहीं देख सकता। मेरी माँ कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। मैं माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था, क्योंकि मुझे और कुछ सूझा नहीं।
दे रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास एक पैसा मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी माँ को बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया था। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए रुकूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह है। वह भी अपने माँ बाप के पैसे पर पल रहा था। वह भी हमारा खर्चा ज़्यादा दिन नहीं उठा सकता था और फिर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए मैं मम्मी को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। यह तो किस्मत की बात होती है कि किसी के हाथ में भगवान पैसा दे देता है तो किसी के हाथ खाली रह जाते हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी और उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, जबकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक इधर उधर सड़कों पर भटकता फिर रहा था। मेरी माँ अब सुरक्षित जगह पर थी, इसीलिए मैं सुबह सवेरे उठकर जॉब की तलाश में निकल जाता था और रात 10 बजे ही वापस आ जाता था। मैंने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब मुझे उनके घर आए हुए 4 दिन हो गए थे, मगर फिर भी नौकरी कहीं नहीं मिली थी। अब मैं बहुत ज़्यादा उलझन में था, घबरा गया था कि क्या करूं। चौथे दिन मैंने सोचा कि मैं बस अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा, आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मैं नौकरी की तलाश में एक बार फिर से निकल चुका था। मैंने कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा था, मगर फिर भी मुझे कोई अच्छा जवाब नहीं मिला था। मैं थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया था, जब मेरी नज़र दीवार पर चिपकी यह कागज़ पर पड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 3000 और रहने का इंतज़ाम फ्री। यह पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से कहा, रमेश, यह जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तो MBA किया हुआ था, तो क्या अब मैं एक चपरासी की जॉब करूँगा? मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था, लेकिन माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया और फिर मैं बिना कुछ भी सोचे समझे उठ खड़ा हुआ था और उस पते पर पहुँच गया जहाँ चपरासी की ज़रूरत थी। मैं जब अस्पताल के स्टाफ को कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूँ, तो वह लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि शकल सूरत से मैं अच्छे घर आने का लग रहा था और भगवान ने बनाया भी मुझे बहुत ही खूबसूरत था। कॉलेज टाइम में भी लड़कियां मेरी खूबसूरती की दीवानी हुआ करती थी कि जैसे मैं किसी रियासत का राजकुमार हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। जब डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी तो वह हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो। यह नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम यह काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगह पर इंटरव्यू देने गया, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे इस समय जॉब की सख्त ज़रूरत है, भले ही वह एक चपरासी की ही क्यों ना हो। इस वजह से मैं यह जॉब करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहने लगा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें यह नौकरी दे देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी थी। अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से मुझे एक फ्लैट भी दे दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह मेरे लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर, जो भी था, मैं घर गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। तो वह हंसने लगा और बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? मैं बोला, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। यह बात सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में भी आंसू झलक आए थे। वह कहने लगा, यार रमेश, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत जारी रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और खतरे के रह सकते हो। मैं बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है
तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर मैं ना रुका और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। मम्मी कहने लगी, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है रमेश बेटा? तो मैंने कहा कि माँ, मैं एक रूम के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। यह बात सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। अब मैं अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था, नहीं तो वह टेंशन लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना था। खैर, अब मैं हर रोज़ काम पर जाया करता था। बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई करता रहता था और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में ये गरीबी और कम तनख्वाह वाली छोटी सी नौकरी लिखी थी। मैं बेकार में बड़े बड़े नौकरी करने के सपने देख रहा था। मैंने खुद को डांटा था। अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें लगा ली थी। खैर, जो होना था वह हो गया था। पूरा महीना बहुत अच्छे से काम करता रहा। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर मेरी बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं अपने एक दोस्त को तुम्हारी फाइल दी हुई है, वह देखेगा कि वह तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद वह तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पर लगवा देगा। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। उसने मेरे हाथ में 3000 रुपये रख दिए। कहने लगा, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैं जल्दी से तनख्वाह पड़ी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया था। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पापा के मरने के बाद तो मैंने कभी भी 300 एक साथ देखे भी नहीं थे। मैं तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरस कर रह गया था। मैं उन पैसों को बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में राशन लेकर जाऊंगा, क्योंकि खाने पीने के सामान की बहुत दिक्कत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैंने वह पैसे जल्दी से अपनी जेब में डाल लिए, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वह कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वह बिना कुछ कहे बस रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ है? तो वह कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से चला रहा था। मेरे बेटे ने तो यह भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। उसने मेरी परवाह नहीं की। अब वह आईसीयू में पड़ा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली है। अगर मैं यह कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वह पैसे ही है। बिना पैसे के मेरा बेटा बच नहीं सकता। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वह मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस कदर वे थी कि उसे देखकर मेरा दिल भी बुझ सा गया था। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना ही वह हजारों रुपए उस औरत के हाथ में रख दिए थे। मैं बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वह आपके बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे और आपको औलाद का गम न दिखाए। वह औरत मुझे आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई थी। वह किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चों के लिए पैसे मांग रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे धुत कर भगा दिया था। अब वह किसी तीसरे आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी, लेकिन वहाँ पर भी उसे नाउम्मीद होना पड़ा था। उस पल मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने पार्ट 2 कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।